हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने a प्लस आयोटा बी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्जन सीखा था, साथ ही साथ कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज़ भी सीखी थी और कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम पोलर फॉर्म सीखेंगे। पोलर फॉर्म क्या होता है, कैसे आता है, कैसे उस पर क्वेश्चंस आते हैं, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, सब कुछ सीखेंगे। ठीक है, भले ही इस साल CBSE ने कुछ सिलेबस रिड्यूस किया है, बट हम 1 बाय 1 सब कुछ कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सपोज़ मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया z इजक्वल टू a प्लस आयोटा b। ठीक है, मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया z इजक्वल टू a प्लस आयोटा b, वेयर a इज़ द रियल पार्ट एंड b इज़ द इमेजिनरी पार्ट। ठीक, अब इसको मुझे ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो इसके लिए जो ग्राफ बनेगा उसको बोलेंगे एरोगेंट प्लेन। एरोगेंट प्लेन, ठीक है, एरोगेंट प्लेन। एरोगेंट प्लेन क्या होता है, जैसे कार्टेशियन प्लेन के बारे में सबने सुना होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो पार्ट होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो होता है वो एक्स एक्सिस होता था कार्टेशियन प्लेन में, और वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस होता था। ठीक है, एरोगेंट प्लेन में क्या होगा, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा वो मेरा रियल पार्ट होगा, वो मेरा रियल पार्ट होगा, और वाई एक्सिस जो होगा मेरा इमेजिनरी पार्ट होगा। ठीक है, यानी कि जितने भी रियल पार्ट होंगे वो इस एक्सिस पे यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे प्लॉट होंगे, जितने भी इमेजिनरी पार्ट होंगे वो वाई एक्सिस यानी इमेजिनरी एक्सिस पे प्लॉट होंगे। बस यहाँ पे वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस बोला जा रहा है, एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस बोला जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा प्लेन एरोगेंट प्लेन कहलाएगा। ओके, तो सपोज a प्लस आयोटा b को मुझे प्लॉट करना है, तो मैं मानता हूँ कि चलो a, b वाला कोऑर्डिनेट यहाँ कहीं आ रहा है। ठीक है, a, b यहाँ आ रहा है, वेयर a इज़ द रियल पार्ट एंड b इज़ द इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं ऑरिजिन से, ज्वाइन कर दिया मैंने। ठीक है, इसको एकदम अब स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं इसका देखूं कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, यानी कि रियल पार्ट से डिस्टेंस कितना, और वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना, यानी कि इमेजिनरी पार्ट से डिस्टेंस कितना। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा जितना इमेजिनरी पे क्वांटिटी आई होगी, यानी कि b। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस इतना ही होगा जितना रियल पार्ट पे उसने, रियल पार्ट का जितना डिस्टेंस है वो, यानी कि a। ठीक है ना, जैसे x, y होता है वैसे a, b। ठीक है, a, b, तो ये पॉइंट कितना हो गया, a, b। यहाँ पे होगा, ये होगा a, 0, ये होगा 0, b, तब जाके ये पॉइंट आया होगा a, b। ठीक है, और सपोज यहाँ से एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है, मान लो थीटा बना रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा होगा जो थीटा एंगल बना रहा है। ओके, तो देखो ये रहा ओरिजिन, ओरिजिन से मैं ये पॉइंट मान लेता हूँ कि ये वाला पॉइंट A है, तो अगर मुझे OA डिस्टेंस निकालना है तो OA डिस्टेंस कैसे निकलेगा, OA डिस्टेंस कैसे निकलेगा, OA डिस्टेंस जो होगा वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जिस भी पॉइंट को आपने प्लॉट किया, जिस भी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट किया, उसका मैग्नीट्यूड अगर आप निकालोगे तो वो हमको कुछ नहीं, ये डिस्टेंस OA देता है, यानी कि डिस्टेंस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, तो मॉड z कितना हो जाएगा, अंडर रूट, मैग्नीट्यूड निकालना सिखाया था ना, a² प्लस b² होता है, अंडर रूट a² प्लस b²। इसको और क्या बोलते हैं, इसको r भी बोलते हैं। ठीक है, सब एक ही नाम है, चाहे OA बोले, OA मतलब ये डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन, दैट इज OA मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ z, मैग्नीट्यूड ऑफ z मतलब r मतलब रूट ऑफ a² प्लस b²। ठीक है, तो रूट ऑफ a² प्लस b²। ठीक है, अब अगर मुझे ये एंगल निकालना है तो मैं एंगल कैसे निकालूंगा, देखो ये एंगल ऐसे निकालूंगा, मेरे को पता है टेन थीटा कितना होता है, टेन थीटा कितना होता है मेरे को पता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस a होगा ना, जितना ये उतना ये a होगा, ये b होगा, तो टेन थीटा हो गया b अपॉन a। ठीक, टेन थीटा हो गया b अपॉन a। ओके, अभी देखो तो मेरा जो ये आएगा ये हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो अभी मॉड लगा लो, अभी क्या लगा लो, मॉड लगा लो, क्योंकि कभी एंगल नेगेटिव नहीं होना चाहिए ना। मैंने एंगल क्या मेज़र किया, मैंने यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया, और सबको पता है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो होता है वो पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो होता है वो नेगेटिव डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, एंटी क्लॉकवाइज हमेशा पॉजिटिव होता है। तो मैंने मॉड लगा लिया इस पर, क्योंकि क्या पता
कि अगर सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया तो हो सकता है ना एंगल नेगेटिव आ जाए, तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने मॉड लगा दिया b बाई ए पे। ओके, तो टेन थीटा कितना हो गया b बाई। तो मान लो a और b की वैल्यू कुछ ऐसी होगी जिससे कि वो टेन थीटा कोई एंगल बने। मान लो b अगर √3 है और a अगर 1 है, b अगर √3 है, a अगर 1 है, तो ये रेशियो आएगा √3, टेन थीटा √3। टेन थीटा √3 कहाँ होता है 60 डिग्री पे, तो थीटा मेरा क्या हो जाएगा 60 डिग्री होगा। ठीक है, अभी थीटा क्या कहलाता है, ये थीटा क्या कहलाता है, थीटा जो है, अगर चलो इस लाइन में मैं यहाँ पे अल्फ़ा लिख देता हूँ, बाद में बताऊँगा थीटा क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे अल्फ़ा लिख दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ अल्फ़ा, ठीक है, यहाँ अल्फ़ा लिख दो, यहाँ भी अल्फ़ा लिख दो। अगर मैं थीटा भी लिखूँगा तो भी सही है, बताऊँगा क्यों। अब उसके बाद अगला टॉपिक आता है इसमें आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। कौन सा टॉपिक आता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट होता है कि वो रियल एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, रियल एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर रियल एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो उसको बोलेंगे थीटा। ठीक है, मैंने थीटा नाम दे दिया क्योंकि ये एंगल है, क्योंकि ये एंगल है तो ये हर क्वाड्रेंट में चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि ये एंगल है तो हर क्वाड्रेंट में चेंज होगा। ठीक है, तो जो थीटा होता है वो हमेशा अल्फ़ा के इक्वल होता है, यानी कि ये वाला टर्म जो भी हमने निकाला ना tan अल्फ़ा b बाई ए करके, कब, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, जब मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल की तरह लिख लो कि मान लो मेरा z दे रखा है 2 + 1 + √3 आयोटा, मान लो 1 + √3 आयोटा लिखा है, मुझे दिख रहा है a और b दोनों ही पॉजिटिव है। ठीक है, a यानी रियल पार्ट, b यानी इमेजिनरी पार्ट, दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा जितना थीटा होगा उतना ही अल्फा होगा। ठीक है, मतलब जितना एंगल वो रियल एक्सिस से बना रहा होगा ना एक्चुअल में, वही मेरा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होगा। तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है तो क्या करेंगे, अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है तो क्या करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब मान लो ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z = रियल पार्ट मेरा नेगेटिव है, इमेजिनरी पार्ट मेरा पॉजिटिव है। ठीक है, रियल पार्ट नेगेटिव आ गया, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाइक करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में जो मेरा आर्ग्यूमेंट होगा वो मेरा पाई माइनस अल्फ़ा होगा। ठीक है, पाई माइनस अल्फ़ा होगा। क्यों होगा पाई माइनस अल्फ़ा, देखो मान लो मेरा यहाँ पे कहीं लाइक कर रहा है। ठीक है, इसको जब तुम ओरिजिन से जोड़ोगे, मान लो ये सीधी लाइन आई है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये -1, ठीक है, -1, आएगा ना ये वाला पॉइंट, क्योंकि रियल वाला पार्ट नेगेटिव है, इमेजिनरी वाला पार्ट पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे जब tan थीटा निकालेंगे तो देखो यहाँ से एक एंगल आएगा, रियल एक्सिस से एंगल जो बनाता है वो आर्ग्यूमेंट होता है। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, आर्ग्यूमेंट होता है एंगल मेड फ्रॉम रियल एक्सिस। ठीक है, ये ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल मेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम रियल एक्सिस। तो देखो ये रहा रियल एक्सिस, रियल एक्सिस से दो एंगल बनते हैं, या तो ये एंगल बनेगा या यहाँ से मैं क्लॉकवाइज भी जा सकता हूँ। क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज जाऊँगा तो क्लॉकवाइज वाला एंगल हमेशा बड़ा बनेगा इस केस में, और एंटी क्लॉकवाइज वाला छोटा बनेगा, तो हमेशा छोटा वाला एंगल प्रेफर करते हैं। ठीक है ना, तो हमेशा छोटा वाला बाय डिफॉल्ट छोटा एंगल लेंगे, तो ये वाला पाथ मेरे को चूज़ करना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, और ये तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में भी सिखाया कि जब सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल हो तो क्या करेंगे, पाई माइनस थीटा कर दिया करो, पाई माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक पाई होगा, उसमें से इतना एंगल माइनस कर दो तो हो जाएगा पाई माइनस थीटा, यानी कि ये एंगल आ जाएगा। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे पाई माइनस अल्फा किया हुआ है, क्योंकि इसको मैंने अल्फा लेके चल रहा हूँ ना, इसको मैं अल्फा लेके चल रहा हूँ, इसलिए पाई माइनस अल्फा, इस बार ये बड़ा वाला एंगल अल्फा हो जाएगा। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट में अगर मैं बात करूँ, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा एंगल चला गया, यानी यही लाइन अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आ गई ना, ऐसा यही पॉइंट अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, मतलब ऐसा कुछ आ गया, ए और बी दोनों नेगेटिव होगा, रियल पार्ट भी नेगेटिव होगा और इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अब इसमें इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से आने का कोई फायदा नहीं, वो एंगल बड़ा हो जाएगा एज कम्पेयर टू क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला एंगल छोटा है। ठीक है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला एंगल छोटा है, तो समझ लो मैं इस पाथ को फॉलो कर रहा हूँ, इस पाथ को फॉलो कर रहा हूँ। तो मान लो ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पाई माइनस अल्फा होता है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट मेरा होता है पाई माइनस अल्फा। लेकिन क्योंकि मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहा हूँ, यहाँ से देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक क्लॉकवाइज आया, तो
क्लॉकवाइज में क्या होता है, एंगल नेगेटिव होता है, एंगल नेगेटिव होता है, इसलिए मैंने नेगेटिव लगाया। थर्ड क्वाड्रेंट में मान लो कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया -1 -√3 आयोटा, ठीक है, ये एग्जांपल हो गया थर्ड क्वाड्रेंट वाले क्वेश्चन का, ठीक है। इस केस में एंगल क्या निकलेगा, आर्गुमेंट क्या निकलेगा, -π - α, ओके। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या करना है, कुछ नहीं, बस -α कर देना है। किस केस में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। सपोज ऐसा कोई आ गया क्वेश्चन 1 -√3 आयोटा, ठीक है, 1 -√3 आयोटा, ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, तो मेरा जो आर्गुमेंट होगा वो एंगल मेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर जो हो एग्जैक्ट वही होगा, ठीक है, बस उसका नेगेटिव टाइम्स कर देना फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्यों, क्योंकि मान लो जब फोर्थ क्वाड्रेंट में वो पॉइंट आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट आएगा, तो यहाँ से कितना एंगल मेजर किया गया है वही होगा, क्योंकि या तो अगर मैं इधर से आऊँगा तो बड़ा एंगल हो जाएगा, बड़ा नहीं लेते, हमेशा छोटा वाला एंगल प्रेफर करते हैं, तो रियल एक्सिस छोटा एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा एंगल नेगेटिव लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आया तो यानी कि -α हो जाएगा। अल्फा क्लॉकवाइज वाला टर्म हटाओगे तो माइनस आएगा, तो -α हो गया, ठीक है। तो ये चार चीज़ें आपको याद रखनी है, क्या कि आर्गुमेंट जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा के इक्वल ही होता है, मतलब जितना एंगल कॉम्प्लेक्स नंबर मेड कर रहा है, जितना एंगल कॉम्प्लेक्स नंबर मेड कर रहा है ठीक उतना ही। सेकंड क्वाड्रेंट में π - α हो जाएगा, थर्ड में उसका नेगेटिव हो जाएगा, फोर्थ में -α हो जाएगा, ठीक है। अब इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक मैंने ये नहीं बताया कि पोलर फॉर्म क्या होता है, ठीक है, अभी बस मैंने मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालना सिखाया कि निकालेंगे कैसे, ठीक है। तो अभी तक मैंने पोलर फॉर्म नहीं बताया, अभी बस मैंने मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालना सिखाया, ठीक है। तो मान लो फर्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने, z = जो एग्जाम्पल ले रहा था उसी का निकाल के दिखाते हैं, ठीक है। 1 + √3 आयोटा मैंने लिख दिया, मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी कि r निकालना है, ठीक है, और इसका आर्गुमेंट निकालना है। तो चलो मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ z क्या होगा, मुझे पता है, √ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, यही होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, √1 + √3 का स्क्वायर 3, तो ये कितना हो गया, √4, ये कितना हो गया 2, ठीक है। मेरा mod z 2 आ गया, या mod z को मैं लिख सकता हूँ मेरा r की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है, मेरा r 2 आ गया, ओके। तो अब मैं बोलूँ कि tan α कितना होगा, tan α कितना होगा, tan α होता है mod b/a, tan α होता है mod b/a, b होता है इमेजनरी पार्ट यानी कि √3 डिवाइड बाय a यानी कि 1, ये कितना होगा, ये √3 ही होगा। tan α √3 देन अल्फा कितना होगा मेरा 60 डिग्री, ठीक है, अल्फा मेरा 60 डिग्री होगा, ठीक। सिंस अब देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा किस क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, रियल पार्ट भी पॉजिटिव है, ठीक, रियल पार्ट भी पॉजिटिव है और इमेजनरी पार्ट भी पॉजिटिव है। सिंस 1, √3 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, सिंस 1 √3 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो क्या होगा, मेरा जो आर्ग्यूमेंट होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z यानी कि जो थीटा होगा वो अल्फ़ा के इक्वल ही होगा, ओके। थीटा जो होगा वो अल्फ़ा के इक्वल होगा, तो थीटा मेरा क्या हो गया, थीटा मेरा आ गया 60 डिग्री यानी कि π/3, ठीक है, हमेशा पाई की टर्म्स में लिखना, ठीक है, यहाँ पे भी लिख लो और π/3, ओके। जैसे ही मेरा मॉडुलस आ गया और आर्ग्यूमेंट आ गया, जैसे ही मेरा मॉडुलस आ गया और आर्ग्यूमेंट आ गया, तब देखो पोलर फॉर्म क्या होती है। जो पोलर फॉर्म होती है, पोलर फॉर्म जो होती है वो होता है r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक। r इज़ द मॉडुलस एंड थीटा इज़ द आर्गूमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे बस वैल्यूज पुट करनी है मेरे को, और कुछ नहीं करना है, बस r और थीटा की वैल्यू पुट कर दो। r था 2, आर्गूमेंट मेरा है π/3, तो ये हो गया cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3, ठीक है। ये रहा मेरा पोलर फॉर्म, ठीक है, ये रहा मेरा पोलर फॉर्म। अच्छा, ये पोलर फॉर्म ऐसे लिखते क्यों है, मैंने कैसे लिख दिया, r cos थीटा r sin थीटा, ये मैंने r cos थीटा r sin थीटा कैसे लिख दिया। चलो इतना तो मैंने बता दिया कि चलो पोलर फॉर्म ये होती है, और ये r होता है मैग्नीट्यूड और थीटा होता है आर्ग्यूमेंट, ठीक है ना, ये तो पता चल गया मेरे को। अब ऐसा क्यों होता है, देखो अभी जो मैंने फिगर बनाया था, ऐसा कुछ बनाया था, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर प्लॉट किया था a, b, ठीक, इसको फिर ऑरिजिन से जोड़ा था, बोला था कि ये डिस्टेंस ही मेरा मैग्नीट्यूड जो है मेरा, यही डिस्टेंस मेरा मैग्नीट्यूड देता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड मेरा डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन देता है, ठीक है। फिर मैंने बोला था इसको ऐसे ज्वाइन किया था, मैंने कहा था ये वाला पोर्शन a है
क्योंकि एक्स एक्सिस ए है तो ये वाला पोर्शन ए होगा, ये वाला पोर्शन बी होगा, ठीक है। ये एंगल कितना बना रहा था यहाँ से, अल्फ़ा। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फ़ा और थीटा बराबर होता है तो मैं अब यहाँ थीटा ही लिख के चलूँगा, ठीक है। मैंने पहले थीटा लिखा था, फिर उसको इरेज करके अल्फ़ा लिखा था, तो मैं अगर थीटा लेके चलता तो ही बात वही पड़ेगा, ठीक। लेकिन थीटा कॉमन नेम है, उस बार बार यूज़ करने में ईजी रहता है, इसलिए मैंने पहले अल्फ़ा ले लिया। यहाँ पे हम थीटा थीटा बोलते हुए चलेंगे, ओके। तो यहाँ पे थीटा क्या है, आर्ग्यूमेंट। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अगर मैं कॉस थीटा निकालूँ, अगर मैं कॉस थीटा निकालूँ, अगर मैं कॉस थीटा निकालूँ, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। देखो अगर ये राइट ट्रायंगल है, अगर ये राइट ट्रायंगल है तो ये हाइपोटेन्यूस कितना होगा, हाइपोटेन्यूस होता है ना रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो होगा हाइपोटेन्यूस मेरा, ये तो होगा हाइपोटेन्यूस मेरा। तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि ए अपॉन हाइपोटेन्यूस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो कॉस थीटा को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नथिंग बट मॉडुलस, ठीक है। मॉड जेड यही तो होता है, मॉड जेड क्या होता था, रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मॉड जेड लिख दूँ, या फिर मॉड जेड किसके इक्वल होता है, आर के इक्वल भी होता है, तो मैं आर भी लिख सकता हूँ, ठीक। तो ए की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से, ए की वैल्यू आ रही है आर ऑफ कॉस थीटा, ए की वैल्यू आ गई आर ऑफ कॉस थीटा। सिमिलरली अगर मैं साइन थीटा निकालता, साइन थीटा आता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि बी अपॉन दिस, बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरा आर है, यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ गई, आर साइन थीटा, ठीक है। बी की वैल्यू आ गई आर साइन थीटा, ए की वैल्यू आ गई आर कॉस थीटा। तो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ए प्लस आयोटा बी, ठीक। ए हो गया मेरा आर कॉस थीटा, बी हो गया मेरा आर साइन थीटा, ठीक। तो आर कॉमन ले लो तो देखो वही आ गई ना, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, देखो यही फॉर्म आ गई ना, पोलर फॉर्म जिसको मैं बोल रहा हूँ। तो पोलर फॉर्म आता है कहाँ से, कुछ नहीं, जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आयोटा बी, उसमें ए और बी दोनों की वैल्यू पुट कर दो। कहाँ से, जो ये ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल बन रहा है, इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा निकालो, वहाँ से ए और बी की वैल्यू को निकालो और इसमें पुट कर दो, तो अपने आप पोलर फॉर्म आ जाती है, ठीक है। वेयर आर क्या होता है, आर इज द मैग्नीट्यूड एंड थीटा इज द आर्ग्यूमेंट। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। सेम वही, अब बस प्लस की जगह मैंने लिख दिया माइनस ऑफ रूट 3 आयोटा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। देखो आर निकालना यानी कि मैग्नीट्यूड निकालना बहुत ईजी है, हर कोई निकाल लेगा। कितना होगा, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ रूट 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, फिर से ये 2 ही आएगा, ठीक है। फिर से ये 2 आएगा, देखो 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर 3, और ये आ जाएगा रूट ऑफ 4 इज 2, ठीक है। मेन है जब tan अल्फ़ा निकालोगे, जब tan अल्फ़ा निकालोगे, रुको मार्कर नहीं चल रहा है, जब tan अल्फ़ा निकालोगे, tan अल्फ़ा क्या होता है, मॉड ऑफ b बाय ए, बी यानी कि इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, साइन के साथ लेना होता है हमेशा, ठीक है। इसलिए मैंने साइन के साथ लिया, क्योंकि साइन के साथ लेना होता है इसलिए हम मॉड लगा देते हैं हम पहले ही, ओके। तो कितना हो गया, फिर से रूट 3 होगा, और ये फिर से tan थीटा, अगर tan अल्फ़ा अगर रूट 3 है तो मेरा अल्फ़ा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री फिर से, या पाई बाय 3 रेडियन में अगर बोला जाए, ठीक है। अल्फ़ा आ गया। अब देखो सिंस 1 माइनस रूट 3 ये किस कोऑर्डिनेट में लाइक करेगा, ये एक्स वाला पार्ट यानी रियल वाला पार्ट पॉजिटिव है, इमेजिनरी वाला पार्ट नेगेटिव है, तो किस में आएगा, सिंस 1 माइनस रूट 3 लाइज इन 4th क्वाड्रेंट, ठीक है। तो देयरफॉर थीटा जो होगा यानी कि जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड यानी कि थीटा जो होगा वो मेरा क्या होगा, 4th क्वाड्रेंट में कितना होता है, थीटा बराबर माइनस अल्फ़ा होता है। तो जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड आएगा वो मेरा माइनस ऑफ पाई बाई 3 आएगा, ठीक। तो इस केस में पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा मेरा, इस केस में पोलर फॉर्म जो होगी, पोलर फॉर्म ऑफ जेड इज इक्वल टू आर यानी 2 ब्रैकेट ऑफ कॉस माइनस पाई बाई 3 प्लस, ठीक है, जे साइन, जे नहीं सॉरी आयोटा साइन माइनस पाई बाई 3। मैंने जे इसलिए लिख दिया क्योंकि बड़ी क्लास में जब जाओगे ना तो वहाँ पे आयोटा को आई से नहीं जे से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है।
आयोटा को जब तक 12th में हो और जब तक कोई कॉम्पिटिशन दोगे तब तक आयोटा को आई से रिप्लेस करेंगे, और जब 12th के बाद कहीं पे कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे हायर डिग्री में तो वहाँ पे जे से रिप्लेस कर देगा आयोटा को, ठीक है। फिलहाल तो हमको आई ही लिखना है, ओके। देखो ये हो गई पोलर फॉर्म, इस क्वेश्चन का ये हुआ पोलर फॉर्म, ये हुआ आर्गुमेंट और ये रहा मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अब मैं इस क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूँ, ये तो समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे भी माइनस लगा देता हूँ, 1 के साथ ही माइनस लगा देता हूँ, देखो क्या चेंज आएगा। अब मेरा रियल पार्ट भी नेगेटिव हो गया, इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव हो गया। अब जब मॉडुलस निकालेंगे अभी कुछ चेंज नहीं आएगा, अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे -1 का होल स्क्वायर, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, -1 का होल स्क्वायर, और ये तो एज इट इज रहेगा, अभी भी यहाँ पे 2 ही आएगा, ओके। मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ा, मैग्नीट्यूड अभी भी 2 ही आया। और जब tan अल्फा निकालेंगे, tan अल्फा इस बार कितना आएगा, देखो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, फिर से √3, अल्फा मेरा अभी भी 60 डिग्री आएगा, ओके। यहाँ तक कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ से चेंज आएगा, -1, -√3, -1, -√3 मेरा किस क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, -1 को दोनों रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा जो आर्ग्यूमेंट होता है वो कितना होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में जो मेरा आर्ग्यूमेंट होता है वो होता है -π - अल्फ़ा, यानी कि -π - क्योंकि अल्फ़ा तो मेरा π/3 आया था ना, देखो 60 डिग्री, तो थीटा कितना हो जाएगा, एलसीएम लो यहाँ, 3π - 1π, तो ये हो गया 2π/3, ओके, -2π/3। अब इसको यहाँ पे रख दो, ठीक है। बस मेरा आर्ग्यूमेंट चेंज हुआ, क्वाड्रेंट चेंज होने से मेरा आर्ग्यूमेंट चेंज हुआ, ठीक है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट तो खुद ही एक एंगल है, एंगल तो क्वाड्रेंट वाइज चेंज होगा ही, तो ये हो गया -2π, ओके। यहाँ पे भी आ जाएगा 2, बस इतना चेंज आएगा, ठीक है ना, -2π/3 प्लस आयोटा साइन -2π/3, ठीक है। नहीं दिख रहा है क्या, फिर से लिख दूँ, नहीं दिख रहा है तो बता दिया करो यार, -2π/3, ठीक है ना, ओके। पोलर फॉर्म आ गया, आर्ग्यूमेंट इस केस में चेंज हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने रियल पार्ट भी -1 कर दिया, मतलब रियल पार्ट को नेगेटिव करते ही थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में आते ही एंगल चेंज हो गया, ठीक है ना। और थर्ड क्वाड्रेंट में कितना होता है, π - अल्फ़ा का नेगेटिव टाइम्स। अब ये मत बोलना कि नेगेटिव क्यों होगा, अभी पीछे सिखाया था, एक बार और बता दूँ क्या, जैसे सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर पॉइंट आ जाता है, ठीक है, तो -a, b हो जाता है ना, यहाँ पे तो a, b था, a और b दोनों पॉजिटिव, a और b दोनों पॉजिटिव, यहाँ पे a नेगेटिव आ रहा है ना भाई, इधर तो नेगेटिव होता है, तो -a, b हो गया। जहाँ यहाँ पे तुम एंगल बना के और जब अल्फ़ा निकालोगे ना तो ये वाला एंगल आता है, अल्फ़ा जो होता है ये वाला एंगल होता है, ओके। ट्राइंगल इधर बन रहा है ना, लेकिन तुमको तो रियल पार्ट से चाहिए, यानी कि ये वाला एंगल चाहिए, तो ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक 180 होता है, 180 में से अगर अल्फ़ा माइनस कर दोगे ये वाला एंगल, तो यही वाला एंगल बचेगा ना, ओके। इसलिए हम बोलते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है तो π - अल्फ़ा एंगल बनाता है इस पॉइंट से, मतलब इस वाले एक्सिस से ही, और हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रियल वाला एक्सिस से देखते हैं, यहाँ से मेजर करते हैं एंगल, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज मैंने बोला, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है, एंटी क्लॉकवाइज हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये जो एंगल बना ना, मान लो ये बना 115 डिग्री, तो हम बोलेंगे प्लस का 115 डिग्री बना है, ओके, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा हूँ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मतलब इस डायरेक्शन में चल रहा हूँ, इस डायरेक्शन में चलूँगा तो ये मेरा पहला क्वाड्रेंट कहलाएगा, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट कहलाएगा, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे जब एंगल बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे जब मैं फिर से वही tan अल्फ़ा लेके जब एंगल बनाऊंगा, tan अल्फ़ा लेके निकालूंगा, तो ये वाला एंगल निकल जाएगा मेरा a और b की वैल्यू से, ये वाला एंगल निकल जाएगा, लेकिन मेरे को तो रियल एक्सिस एंगल चाहिए, यानी कि ये वाला एंगल चाहिए, ठीक है, ये वाला एंगल चाहिए। तो मैं ये मानूंगा कि मान लो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में तो फिर से वही π - अल्फ़ा होता है, अभी दिखाया था कैसे π - अल्फ़ा आया, ठीक। लेकिन क्योंकि मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूँ तो इस पूरे के बाहर माइनस लगा दो, क्योंकि जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव डायरेक्शन होती है बाय डिफ़ॉल्ट, कोई आपको बोलेगा नहीं, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट लेकर चलना है। तो इसलिए हम थर्ड क्वाड्रेंट में इसका नेगेटिव लेते हैं, तो इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा माइनस पाई, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यही लाइन आएगी, ठीक है। ऐसे याद रख लो या ऐसे याद रख लो, ओके। आई होप अब समझ आ गया होगा, ठीक है ना, सब कुछ बता दिया मैंने पोलर फॉर्म में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया z इक्वल टू -2 आयोटा, ठीक है, इसका पोलर फॉर्म निकालना है। तो पहले ध्यान से देखो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, a + i b के फॉर्म में है, तो
लेकिन ए की जगह पे यहाँ पे क्या है 0, मतलब रियल पार्ट 0 है इसमें। रियल पार्ट 0 मतलब ये वाला क्वेश्चन प्योरली इमेजिनरी का क्वेश्चन है, ओनली इमेजिनरी पार्ट है इसमें, ठीक है ना। कंपेयर करके भी देख सकते हो, ए की जगह 0 आ रहा है, बी की जगह -2 आ रहा है, ठीक है ना। किससे कंपेयर किया मैंने, a प्लस आयोटा बी से, a प्लस आयोटा बी से इसको कंपेयर कर दिया, a की जगह 0, b की जगह -2, ठीक है। तो अब अगर मैं मॉड z निकालूँ या उसको बोले r निकालूँ, तो r कितना होता है √, a² प्लस b², ठीक है। कितना आएगा, ये हो जाएगा 4 का √2, ठीक है। मेरा r आ गया। tan अल्फ़ा कितना होगा, tan अल्फ़ा होगा मॉड ऑफ b अपॉन a, b है -2, a है 0, ठीक है। तो अल्फ़ा कितना हो गया, अल्फ़ा कितना हो गया, देखो डिनोमिनेटर में 0 आ गया, मतलब इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी हो गया, ये हो गया इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, ठीक है। डिनोमिनेटर में जब भी 0 आता है इन्फिनिटी होता है, यानी नॉट डिफाइंड। जब 10 का तुम याद करते हो वैल्यू तो देखा होगा, 30 पे लिखते हो 1/√3, 45 पे लिखते हो 1, 60 पे लिखते हो √3 और 90 पे लिखते हो नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड यही है, इन्फिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अल्फ़ा कितना हो गया 90 डिग्री, अल्फ़ा हो गया 90 डिग्री। तो सिंस देखो रियल पार्ट है 0, इमेजिनरी पार्ट है -2, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव। सिंस 0, -2 लाइज इन 4th क्वाड्रेंट, ठीक है, 4th क्वाड्रेंट। तो मेरा आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z यानी कि थीटा जो होगा -α होता है, यानी कि -π/2। मैं हमेशा 90 में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले, 10th तक सबको आदत रहती है ना डिग्री में पढ़ने की। यहाँ पे आप हमेशा रेडियन में निकालना, π/2 रेडियन, ठीक है। यहाँ पे लिख दो, और हमेशा π/2 लिखना, ठीक। तो देखो -π/2 हो गया, बस ख़त्म। पोलर फॉर्म कितना हो जाएगा, पोलर फॉर्म ऑफ z, पोलर फॉर्म, खाली पोलर फॉर्म लिख दिया, आप ऐसे लिख दो पोलर फॉर्म ऑफ z, r cos थीटा, r कितना होता है 2, ये हो गया cos -π/2, ठीक है, प्लस आयोटा साइन -π/2, ठीक है, ख़त्म। कई लोग इस क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं कि अरे भाई ये क्या हो गया है, ए और बी, ए तो दिख ही नहीं रहा इसमें, ठीक है। यहाँ देखो इस क्वेश्चन में इमेजिनरी वाला पार्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख लूँगा कि भाई रियल पार्ट है, इमेजिनरी है नहीं, तो मैं लिख दूंगा 0 टाइम्स आयोटा, ठीक। तो यहाँ पे दिख रहा है मेरे को रियल पार्ट की वैल्यू क्या है 4, इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू है 0, ठीक है। तो अल्फ़ा कितना, पहले मैग्नीट्यूड ऑफ z निकालेंगे, यानी कि r निकालेंगे, r कितना आएगा √a² प्लस b² होता है ना, मैं वैल्यू डाल देता हूँ डायरेक्ट, यानी कि √4² प्लस 0², 4 ही आएगा, ठीक है। r की वैल्यू आ गई 4। tan अल्फ़ा कितना आएगा, tan अल्फ़ा आएगा मॉड ऑफ b/a होता है, ठीक है ना। वैल्यू डालूंगा, बस बोल इसलिए रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, b/a ऐसा कुछ, तो ये 0 ही आएगा, ठीक। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 0 डिग्री, ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 0 डिग्री, ठीक है। अच्छा, तो इसमें देखो क्वेश्चन में थोड़ा चेंज है, यहाँ पे -4 था, मैंने 4 लेके कर दिया, यहाँ पे -4 है क्वेश्चन में, ठीक है, इसलिए 0 डिग्री आ रहा है। देखो -4 लेके करेंगे तो कितना आएगा, z मेरा हो जाएगा -4 प्लस 0 आयोटा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा -4, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी ये 0 डिग्री आएगा, ठीक है, अल्फ़ा अभी भी 0 डिग्री आएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, सिंस -4, 0 लाइज इन, देखो नेगेटिव पॉजिटिव लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कहाँ, जो रियल एक्सिस वाली नेगेटिव लाइन है ना उस पर ये पॉइंट लाई करेगा, ठीक है। तो थीटा कितना हो जाएगा, यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z हो जाएगा पाई माइनस थीटा, यानी पाई माइनस अल्फ़ा, थीटा क्या होता है पाई माइनस अल्फ़ा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई, थीटा की वैल्यू हो गई पाई। तो मेरा पोलर फॉर्म क्या हो गया, ईजी है, पोलर फॉर्म हो गया r यानी कि 4 ब्रैकेट में cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई, ठीक है, इजी था। मान लो इस टाइप का क्वेश्चन आ गया कि 1 + आयोटा/1 - आयोटा का पोलर फॉर्म बताइए, ठीक है।
तो पहले ध्यान से देखो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओ इसको। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। बताया था ना कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, इसका कॉन्जुगेट से सिखा चुका हूँ। तो कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ऊपर आइडेंटिटी से ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, लेकिन आयोटा का स्क्वायर -1 होता है। ठीक है, इसके बाद प्लस 2 टाइम्स आयोटा हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 2। ठीक है, देखो 1 1 कैंसिल, ये हो गया 2 आयोटा अपॉन 2, 2 2 कैंसिल हो जाएगा। कितना है इसका आंसर आयोटा, तो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर जो था वो कितना है, आयोटा को मैं लिख सकता हूँ ना 0 प्लस 1 टाइम्स आयोटा, 0 प्लस 1 टाइम्स आयोटा। ठीक है, तो यहाँ देखो ए की वैल्यू 0 आ रही है, बी की वैल्यू 1 आ रही है। अगर मैं ए प्लस आयोटा बी से कंपेयर करूँ तो कंपेयर करने पे अब देखो मैग्नीट्यूड ऑफ जेड यानी कि आर तो मैं निकाल सकता हूँ। जैसे ही मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर था 0 प्लस आयोटा यानी ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में आया। ठीक है, ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर था ना, ये मेरा क्या था कॉम्प्लेक्स नंबर, मैंने उसको ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में बनाया, तब तो मेरा क्वेश्चन ही खत्म हो गया। ठीक है, अब तो इसके बाद सबको सॉल्व करना आता ही है। ओके, क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये 1 ही रहेगा। सिमिलरली tan अल्फा कितना हो जाएगा, tan अल्फा हो जाएगा मॉड ऑफ 1 अपॉन 0। ठीक है, ये आएगा इन्फिनिटी। ठीक है, तो अल्फ़ा कितना हो जाएगा 90 डिग्री यानी कि π/2। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, देखो 0 और 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लग रहा है तो थीटा भी और अल्फ़ा भी दोनों π/2 ही रहेगा। ख़त्म, मेरा पोलर फॉर्म हो गया। आर कितना था, आर मेरा मैग्नीट्यूड मैंने कितना निकाला था 1 आया था। ठीक है, तो मेरा पोलर फॉर्म कितना आ गया, पोलर फॉर्म आ गया आर टाइम्स कॉस थीटा यानी π/2 प्लस आयोटा टाइम्स साइन π/2। ठीक है, खत्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है z इक्वल टू आयोटा -1 अपॉन कॉस π/3 प्लस आयोटा टाइम्स साइन π/3। ठीक है, तो देखो इसको पोलर फॉर्म कैसे बनाएंगे, एनसीईआरटी वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो cos 60 प्लस आयोटा साइन 60, वैल्यू डाल दो। cos 60 कितना होता है 1/2 प्लस आयोटा टाइम्स 60 यानी साइन 60 कितना होता है √3/2। ठीक है, तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 को अगर ऊपर लिख दूँ तो ऐसा हो जाएगा 2 आयोटा -2 डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा √3। ठीक है, एलसीएम ले लो ना, पूरे के नीचे 2 आएगा, वो 2 ऊपर चला जाएगा। ओके, इसको ऐसे लिख दो या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रियल पार्ट पहले लिखो, इमेजिनरी पार्ट बाद में लिखो, डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा √3। ठीक है, इतना तो सबको ही कर लेगा। इसके बाद सबको आता है क्या, रैशनलाइज कर दो, कर दिया भाई रैशनलाइज। नई बात क्या है, अभी तक हर क्वेश्चन में कर रहे थे। ठीक है, रैशनलाइज वर्ड मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन जनरल वर्ड यहाँ पे क्या होता है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कॉन्जुगेट से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो देखो ऊपर कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करो, इसको न्यूमरेटर में जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -2 प्लस 2 टाइम्स √3 प्लस 2 आयोटा -2 √3 और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा तो माइनस को प्लस बना देगा। ठीक है, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में क्या आएगा, देखो a प्लस बी -b बन रहा है यानी a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर यानी √3 आयोटा का होल स्क्वायर, √3 आयोटा का होल स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे हो गया 1 + 3। ओके, तो z कितना आएगा मेरा, देखो जब मैंने -2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो -2 हो गया, ये आ गया, देखो यहाँ पे एक और आयोटा आएगा। ओके, -2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 आयोटा आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इस दोनों में आयोटा है, इस दोनों में आयोटा नहीं है, तो बिना आयोटा वाले टर्म्स एक साथ रख लो। ठीक है ना, नीचे 3 + 1 4 कर दिया मैंने, प्लस आयोटा वाले टर्म्स एक साथ रख लो। टू कॉमन ले लो और नीचे से कैंसिल कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 - 1/2 प्लस
आयोटा टाइम्स ये हो जाएगा √3 प्लस 1/2, ठीक है। 2 कॉमन ले कैंसिल कर दो, और क्या किया मैंने, ये तो किया, ठीक। अब देखो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आ गया, जैसे a प्लस आयोटा b के फॉर्म में आ गया तो तुरंत तुम मॉड z निकालोगे, यानी कि r निकालो, यानी कि बोलोगे ये तो इजी है, सिंपल, इसको ऐसे कर दो, a का स्क्वायर यानी √3 - 1/2, ये हुआ a, इसका स्क्वायर a² प्लस √3 प्लस 1/2, यानी कि ये हुआ b, इसका स्क्वायर, ठीक है। रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, जिसके साथ आयोटा लगा है, तो इस पूरे के साथ आयोटा लगा है, तो ये इमेजिनरी पार्ट हुआ। इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। इसको ओपन करो आइडेंटिटी से, जब इसको ओपन करेंगे देखो पूरे के नीचे 4 आ जाएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, मैं एक ही बार लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab, यानी कि 2√3। इसको जब ओपन करेंगे तो ये होगा a² प्लस b² प्लस 2√3, ठीक है। देखो 2√3 कैंसिल, ठीक है। चलो मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, इसके बाद यहाँ से शुरू करता हूँ, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, तो मेरा r की वैल्यू आ गई, देखो 3 + 1 4, 3 + 1 4, 4 + 4 8, 8 डिवाइड बाई 4, ये हो जाएगा 2, तो √2 आंसर आएगा मेरा, ठीक है। r की वैल्यू कितनी आई मेरी, √2, तो ये r की वैल्यू आ गई √2, r की वैल्यू आ गई √2, ठीक है। अब ये तो इजी वाला पार्ट था, अब मेन पार्ट है यहाँ से tan थीटा निकालना, यहाँ से tan थीटा निकालना, यानी कि पहले tan अल्फा निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे कि मेरा आर्ग्यूमेंट क्या आ रहा है। ओके, तो देखो, ठीक है, यहाँ मैंने थोड़ा जगह बना लिया, बहुत लेंथी क्वेश्चन जाने वाला है। ओके, देखो tan अल्फा कितना होगा इसका, tan अल्फा होगा मॉड में y/x, यानी कि b/a होता है ना, b/a, b कहाँ है, ये रहा b, तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1/2 डिवाइड बाय √3 माइनस 1/2, यही होगा ना, इक्वल टू यहाँ लगा लो, अच्छे से दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो tan अल्फा कितना हो जाएगा, √3 प्लस 1/√3 माइनस 1। देखो यहाँ तक हर कोई कर लेगा, इसके बाद बच्चों को नहीं समझ आता इस क्या करना है, ठीक है। अब इसका एंगल कैसे निकालें, तो मैं बताता हूँ। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में √3 से डिवाइड कर दो, √3 से डिवाइड कर दोगे तो ऐसा हो जाएगा, हर एक टर्म अगर √3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आइडेंटिटी बन जाती है, किसकी आइडेंटिटी बन जाती है, देखो tan ऑफ π/4 प्लस π/6। अगर मैं इसको ओपन करूँ tan a प्लस b से, ठीक है, इसको अगर मैं ओपन करूँ, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, tan a प्लस बी की आइडेंटिटी आई होप सबको पता होगी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। तो मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। देखो tan 45 कितना होता है 1, प्लस tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3, सिमिलरली 1 माइनस ये कितना होता है 1 इंटू 1/√3, तो 1 इंटू 1/√3 1/√3 रहेगा, ठीक है। देखो ये और ये सेम चीज़ है, इसकी जगह मैं क्या लिखता हूँ, tan 45 प्लस 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ से कंपेयर कर लो, देखो अल्फ़ा क्या आ रहा है, अल्फ़ा आ गया ना 45 प्लस 30 डिग्री, ठीक है। π/4 प्लस π/6, π/4 प्लस π/6 आ रहा है, इसको सॉल्व करोगे एलसीएम लेके तो ये आ जाएगा 5π/12, ठीक है, ये आ जाएगा 5π/12। तो स्पेस फुल हो गया है, ठीक है। मैं थोड़ा यहाँ जगह बना लेता हूँ, तो अल्फ़ा मेरा आ गया 5π/12, ठीक है। तो थीटा क्या होगा, देखो ये किस में है, ये पॉजिटिव वैल्यू की नेगेटिव वैल्यू है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू, क्यों, क्योंकि √3 जो होता है वो होता है 1.732, ठीक है, 1.732, ठीक है। तो 1.732 में से जब 1 माइनस करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, और ये तो दोनों ऐड हो रहा है, ये तो पॉजिटिव रहेगा, दोनों पॉजिटिव है। तो मेरा कौन से क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो जो मेरा आर्ग्यूमेंट ऑफ z है वही मेरा थीटा और अल्फा मेरा सेम रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है ना, यानी कि 5π/12, ठीक है। तो पोलर फॉर्म तो ईजी हो गई, अब पोलर फॉर्म तो मैं निकाल ही सकता हूँ। पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी, पोलर फॉर्म होगी
पोलर फॉर्म ऑफ जेड इज इक्वल टू आर की वैल्यू आई थी √2, ये हो गया √2 ब्रैकेट में कॉस थीटा यानी 5π/12 प्लस आयोटा टाइम्स साइन 5π/12। ख़त्म। क्या था इस क्वेश्चन, इजी था। ठीक है, तो आई होप आपको पोलर फॉर्म समझ आई होगी।